मेरे सामने में जो भी खड़ा होगा वो मेरा प्रतिद्वंदी है, वो सब खत्म होने वाला है, बहुत करारा जवाब मिलने वाला है। ये चुनाव मुद्दों की बात नहीं करना चाहता, ये सिर्फ चेहरे की बात करना चाहता है। कल्पना सोरेन का स्वागत है न्यूज 18 में। मैडम आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हमने कहा कि बहुत चर्चा हो रही है झारखंड की सियासत में और राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा हो रही है, क्योंकि कई राष्ट्रीय मंचों से आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और अपने एजेंडे के बारे में आपने बताया है और जिस तरीके से सियासत घटी है उसके बारे में आपने तफसील से चर्चा की है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही और जब शादी हुई तो आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी? देखिए, अगर मैं अपने बचपन का सुनाऊं तो मैं पहले अपने पिताजी की तरफ में जाना चाहूंगी, क्योंकि पिताजी मेरे आर्मी में रहे हुए हैं और उन्होंने आर्मी में सर्व किया है। और क्योंकि आर्मी में रहने के बावजूद होता क्या है कि फादर की पोस्टिंग 2-3 साल तक एक जगह पे रहती है, देन आप उसको आगे आपको ट्रांसफर मिल जाता है। तो एक क्योंकि उसी दौरान मैं आपको बता दूं मेरा जन्म भी पंजाब में हुआ है, तो जन्म एक जगह, हाँ जी, तो जन्म एक जगह में, फिर फादर की पोस्टिंग अलग अलग हुई, तो भारत की एक अलग अलग राज्य प्रांत सब जगह घूमने का भी मौका मिला। और क्योंकि आर्मी में थे तो आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय सबसे नंबर 1 रहता था एडमिशन कराने के लिए, तो मैं केवी की स्टूडेंट भी हूँ। उसके बाद बाकी की पढ़ाइयाँ फिर उड़ीसा आकर के हुई कंप्लीट और 10th +2, फिर उसके बाद हम लोग मेरा एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग के बाद फिर शादी, तो शादी के बाद फिर आप समझ ही सकते हैं एक नया जीवन। और हेमंत जी के साथ, क्योंकि ये एक राजनीतिक परिवार है। पहली बार जब आपने सुना होगा कि आपकी शादी शिबू सोरेन परिवार में हो रही है, झारखंड की सियासत में शिबू सोरेन का एक बड़ा नाम था और हेमंत जी भी धीरे धीरे उभर रहे थे। जी जी, और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली, हम लोग अपना एक सुसज्जित, हम लोगों का एक जो जीवन है, एक डिसिप्लिन आर्मी लाइफ बैकग्राउंड सब एक रहा है, वहां से आए तो ये एक नया जीवन था यहाँ पे। क्योंकि करते करते अगर आप देखें कि लेकिन यहाँ एक कॉमन चीज क्या हुआ था कि जैसे उस समय गुरुजी थे और वो मंत्री भी रहे हुए थे हेमंत जी, जब हेमंत जी को भी मैंने देखा तो ये जो मैंने आपको कला संस्कृति वाली बताई ना, त्योहार, ये सब भी मुझे यहाँ मिला। हेमंत जी को देख रहे हैं, हेमंत जी रमजान के लिए जा रहे हैं और वहां पर में हमने आदिवासी महोत्सव में भी देखा कि आप बड़े ही तल्लीन होके जो है एंजॉय कर रही हैं, मंच पे जा रही हैं, डांस कर रही हैं। नहीं तो देखिए ना, देखिए फ्रेंड्स हैं अपने, क्रिश्चियन सेलिब्रेशन होता है, क्रिसमस मनाते हैं, गुरुद्वारा में लंगर में है वहां पर में बुलाते हैं, वहां जाते हैं, मंदिर होता है, पूजा। तो देखिए ना कहीं एक समागम जो हिंदुस्तान में यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला है वो मैंने बचपन से देखा है। और बचपन से देख के शादी के बाद में भी वो मुझे मिल रहा, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि हिंदुस्तान का हर एक वो एक, इसलिए मुझे कहीं जाती हूँ तो मुझे मजा बड़ा आता है, क्योंकि सब लगता है ये तो भी सीखा ही हुआ है। जैसे मैं, आपने देखा भी होगा कि एनिवर्सरी में हम लोग पिछली बार आदिवासी महोत्सव होता है, हाँ जी, तो आप मंच पे चली आती हैं, डांस करती हैं कलाकारों के साथ, तो वो तस्वीर जो है अक्सर देखने को मिल जाती है। जी, तो मतलब इस तरीके से तो एक मेरे अंदर में, मतलब मुझे भी जो मिली है, मेरे बच्चों को भी यही चीजें मिल रही हैं, तो मैं बहुत उस चीज को सिखाना भी चाहती हूँ कि आप सीखो, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान नए जनरेशन में भाषा जाए, संस्कृति जाए, और लोगों को समझना होगा कि दिस इज इंडिया, दिस इज लाइक एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फ्लेवर्स। इसलिए जी, गुरुजी से जब आप मिली और गुरुजी के बारे में आपने सुना होगा, गुरुजी आपको देखे, आपसे मिले, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, उस चीज को अगर मैं याद करूँ तो मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने उनको अगर पहली बार देखा, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। उनको देख के ना, मतलब ही इज सच अ सिंपल मैन, सो जेनरस, सो हम्बल। और देखिए, आप परिवार में जब कहीं पे भी किसी पद पे हो, लेकिन आप जब परिवार का कोई रिश्ता जोड़ने आते हैं तो मुझे लगता है कि ना उनका एक ग्राउंडेड नेचर, उनके परिवार का एक ग्राउंडेड नेचर जो मैंने देखा था, वो मुझे काफी पसंद आया था। अच्छा, कल्पना सोरेन ने कभी कल्पना की थी कि वो राजनीति में आएंगी
और उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा? देखिए, मैंने तो कभी 31 जनवरी का भी सपना नहीं देखा था। जो वो काला अध्याय हमारे जीवन में, लोकतंत्र में एक लिखित हो गया है, वो मैंने कभी सपना नहीं देखा था। तो कभी सपना नहीं देखा था। हम लोगों को जो खबरें सुनने को मिली जब 20 की इंट्रोगेशन हो रही थी जी, तो उसके बाद जो गांडे सीट है उस पर जो है अचानक सरफराज अहमद ने कहा कि निजी कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, उस सीट को खाली कराई जा रही है। जी। तो एक तैयारी चल रही थी, एक क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा था। देखिए, तो मैं तो आपको वही बता रही हूँ ना कि उस समय तो मुझे भी नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, और अचानक से ऐसी परिस्थिति आती है और जिसके लिए हम पहले से भी तैयार नहीं थे। जैसे आप इंट्रोगेशन की बात करें, हम उसके लिए भी तैयार नहीं थे। अचानक से सब कुछ हवा ही बदल गया 31 जनवरी के बाद। तो मुझे लगता है कि झटका तो मुझे सबसे पहले 31 जनवरी को ही लगा। तो अब वो परिस्थिति क्या थी, किस लिए लेके गई थी, वो उसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हुआ करती थी। जी। सक्रिय राजनीति में आने का फैसला आपका है या हेमंत सोरेन जी ने लिया या गुरुजी शिबू सोरेन ने ये फैसला लिया? उन्होंने चुनाव लड़ने का जो फैसला है क्या आपने खुद लिया या हेमंत जी ने आपको कहा कि आप चुनाव लड़िए? मेरा माइंडसेट सिर्फ हेमंत जी की तरफ में था कि हेमंत जी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनके क्या है, हमारे लीगल्स क्या होंगे, किस तरीके के स्टेप्स लिए जाएंगे। मेरा ज़्यादातर ध्यान वहीं था। लेकिन बाद में जब चीज़ें आगे बढ़ी और उसके बाद में कार्यकर्ताओं को जो बातें आई हेमंत जी के पास पहुंचाई गई, हेमंत जी का फिर आया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो अभी समीकरण आ रहा है, अब चुनाव आ रहा है, आगे में क्या होगा, इसके लिए आपको मजबूती से खड़े रहना है। अब आप ये सोचिएगा कि अब पार्टी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्योंकि हेमंत जी का ये मानना है कि हमारे पार्टी के जितने भी जन हैं वो सारे अब कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भैया नहीं है तो अब कौन। तो आपको मजबूती से अपने पार्टी के साथ में खड़े होना है। तो ये जितना भी सारा हमारा डिसीजन लिया गया, ये सब हेमंत जी हैं, गुरुजी हैं, पार्टी है, सब ने मिल करके इस डिसीजन को लिया था। तो उसी का मैं एक आपको बोल सकती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं बस उसी को निभा रही हूँ। अभी आप चुनावी कैंपेन में लगातार जो है 2-3 सभाएं कर रही हैं। आप खुद भी गांडे विधानसभा उपचुनाव लड़ रही हैं और पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनको जिताने की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, क्योंकि आप स्टार प्रचारक हैं। तो कैसी चल रही है आपकी दिनचर्या? देखिए, दिनचर्या तो थोड़ी सी पहले से ज़्यादा तंग है। तंग इन द सेंस अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे डेडलाइंस है, सबको कंप्लीट करना है। सब मेरी तरफ से यही रहेगा कि मेरे साथ साथ, क्योंकि अभी खास करके लोकसभा है और लोकसभा में हमारे जितने प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, सबको हम साथ लेकर के और मजबूती के साथ लड़ें। क्योंकि हम मजबूत नहीं होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोग के जो मेन मुद्दा है या मेन जो कारण है आगे बढ़ने का और लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुंचा करके लोगों को समझाने का कि ये अभी का जो चुनाव है वो आम चुनाव अब नहीं रहा है। हेमंत सोरेन जी जब जेल गए तो उन्होंने पार्टी के सबसे सीनियर नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, और अभी जो चर्चा चल रही है, काफ़ी ये चर्चा सियासी गलियारों में चल रही है कि जब आप चुनाव जीतती हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप ही बैठेंगी। देखिए, मुझे लगता है ना कि इसका जवाब आपको ना हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग उनके आदेशों का, गुरुजी के आदेशों का हम लोग पालन करते हैं, और ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इस चर्चाओं का जवाब शायद से मैं सही इंसान नहीं होंगी आपको इसके बारे में बताने के लिए। तो मुझे लगता है हमारे आला कमान जो डिसाइड करेंगे, हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग डिसाइड करेंगे, जो मुख्य जगह पे बैठे हैं, ये जवाब वही दे सकते हैं। आपने बताया कि आप फौजी के परिवार से हैं जी, और आपको शौक था कि कल्चरल मेल जोल हो, उसमें आप जाएं, कार्यक्रमों में जाएं। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो हम देखते थे कि गाहे बगाहे आप सामाजिक कार्यक्रमों में आप होती थी, राजनीतिक तौर पे सक्रिय नहीं थी। आप कुछ बिजनेस भी है, आपका स्कूल का बिजनेस है। अब जो है आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी, आजीविका की जो जिम्मेदारी आप संभाल रही थी वो चल ही रहा होगा। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी है।
जी। तो अब ये डबल रोल में आप हैं, तो इसको किस तरीके से मैनेज करती हैं? पूरा परिवार मैनेज करना, बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके हैं? जी जी, 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम क्या? नितिल सोरेन, और और छोटे का है विश्वजीत सोरेन। बड़ा बेटा कौन से क्लास में? अभी वो 10th में गया है और छोटा वाला भी 6th में है। आप राजनीतिक सभाएं भी कर रही हैं और जी। सबसे बड़ा चैलेंज है आपको दुमका की सभा में पार्टिसिपेट करना, और वहाँ आपके सामने होंगी भाभी सीता सोरेन, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। जी। इस फैसले की जानकारी थी आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले मैं पीछे से आगे आती हूँ जी। तो फैसले की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से ही मिली थी, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था। और देखिए, कुछ फैसले आपके निजी होते हैं, जिसको मुझे नहीं लगता कि हम किसी को कुरोचना भी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं हमेशा जैसे कहते आई हूँ कि मैं छोटी बहन की तरीके से मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आपका जैसे रहा कि दूसरा सवाल कि आपको प्रचार करने जाना होगा? प्रचार करने जाना होगा। देखिए, मैं स्टार प्रचारक हूँ और मैं स्टार प्रचारक हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, तो हम अपने प्रत्याशी के साथ साथ हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी खड़े, हम उनके लिए हम अपनी बातों को रखेंगे और लोगों को, जनता को उसके बारे में बताएंगे। अब मेरे सामने में जो भी खड़ा होगा वो मेरा प्रतिद्वंदी है, तो अब मुझे अपने बातों को रखना है और प्रतिद्वंदी अपना काम करेंगे, और हमको ये एक प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा में हम लोगों को अपना 100% देना है, तो हम लोग उसमें ज्यादा फोकस है। एक खबर आई है, पता नहीं वो अफवाह है या करेक्ट है, क्योंकि ये खबर आई है कि शिबू सोरेन जी ने कहीं बोला है कि सीता सोरेन के खिलाफ परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रचार नहीं करेगा, चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेगा। क्या ये खबर सही है? नहीं, देखिए, मुझे तो ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो यानी आप दुमका में जाएंगी, चुनाव प्रचार करेंगी? अगर आपने देखा होगा तो मैं तो नॉमिनेशन के दिन में भी गई थी, और ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य इसलिए है क्योंकि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, और जो जिम्मेदारी हमको मिली है पार्टी की तरफ से, उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। हेमंत सोरेन जी जेल में बंद हैं और उन पर जो है विरोधी कई आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको किस तरीके से आप जवाब देती हैं जब आप सभाओं में जाती हैं, अपनी बात रखती हैं? क्योंकि जब विरोधी आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में आपको बात रखनी होगी, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, भ्रष्टाचार की जहां तक बात मैं आपको बोल रही हूँ, अभी तक हेमंत जी के ऊपर में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और अगर मैं आपको कहूँ, वो पिछले 3 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, वो अपनी सजा भी काट रहे हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें कागज में नहीं है, कुछ चीजें भ्रष्टाचार की साबित नहीं हुई हैं, फिर भी हेमंत जी अपनी सजा को चुपचाप सह भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग माननीय कोर्ट का बहुत आदर करते हैं और हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन उनको वहां से जल्दी बेल मिले। शिबू सोरेन राज्य के बड़े नेता हैं, उनको दिशोम गुरु के तौर पे भी जाना जाता है, गुरुजी के तौर पे भी लोग उनको संबोधित करते हैं। वो सार्वजनिक सभाओं में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो राजनीतिक रैलियां हैं उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके सेहत के बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि कई तरह की बातें आती हैं पब्लिक डोमेन में? नहीं, देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सेहत के मामले में, जैसे आपने भी देखा, थोड़ा सा शारीरिक तौर पे उनको तकलीफ है, और शारीरिक तौर पे तकलीफ होने के बावजूद हम लोगों ने, उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आप एक जज्बा ही मानिए कि न्याय उलगुलान महारैली हुई थी, और वो रैली हेमंत जी के नाम पर में हुई थी। उनकी बातों को सुनने के लिए, बाकी लोगों की बातों को सुनने के लिए पूरे झारखंड के लोग आए थे, और वो जन सैलाब जो आया था वो गुरुजी को देखने के लिए आया था। और गुरुजी, क्योंकि उस समय में हेमंत जी नहीं थे, तो उनकी अनुपस्थिति में गुरुजी ने जो वहां पे अपनी छाप छोड़ी, वहां पे रह करके, ये काबिले तारीफ है। गुरुजी से बातचीत होती है? हेमंत जी जेल में है, जो घटनाक्रम घटे हैं, तो उस पे गुरुजी की राय क्या है? गुरुजी ने क्या कहा? देखिए, गुरुजी का तो मैंने जो देखा गांव में, नेमरा गांव में, वो यही था कि बेटा झुकना मत, क्योंकि झुकना हमने भी कभी सीखा नहीं, तो झुक आप भी सकते नहीं है। आपकी जो लड़ाई है उसके साथ में हम लोग सारे के सारे खड़े हैं। मैं बतौर पिता के रूप में हूँ, अभिभावक के रूप में हूँ, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हूँ, हम आपके साथ में हैं। हेमंत सोरेन जी जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे किए हैं। कुछ वायदे तो उन्होंने पूरे किए, कई कल्याणकारी स्कीम्स वो लाए हैं लोगों के बीच में, और
लगातार वो जब विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं कर रहे थे तो पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन कुछ वायदे जो है अधूरे रह गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि उन अधूरे वायदों को किस तरीके से आप आगे लेकर जाएंगी। विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2014 में डबल इंजन की सरकार झारखंड में आई थी। वादा करके ये आए थे कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देंगे, हम आपके खातों में 15 लाख आपके खातों में डाल देंगे, उसके बाद किसानों की आय हम अपनी दुगनी कर देंगे। आप मुझे ये बताइए कि 2014 का से अब हम 24 आ गए, 10 साल बीत गए। अब 10 सालों में जो वादा आपने सिर्फ झारखंड के ही नहीं, आपने देश की जनता के साथ किया था, बेरोजगारी खत्म करेंगे, खाते में लाएंगे, सबको मजबूत बनाएंगे, आज वो वादे कहाँ हैं? जैसे ही हेमंत जी की सरकार बनती है, ये एक बड़ी महामारी कोरोना महामारी आ जाती है। उसके बावजूद भी आप मुझे सोचिए कि हेमंत जी ने झारखंड 2020 और 2021 तो हमने कितना दिन काम किया, मेरे पास ज्यादा टाइम, लेकिन उसमें भी आप देखिए सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, सावित्रीबाई फूले योजना, कृषि ऋण माफी योजना, मरांग गोमके योजना, इतनी सारी लंबी लिस्ट है, हरा राशन कार्ड योजना। अब मैं आपको क्या बताऊं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है झारखंड वासियों के लिए, सिर्फ नहीं बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए, हमारे यहाँ के मुद्दे उन्होंने उठाए। अब आपको 1932 का खतियान के बारे में हो, सरना आदिवासी धर्म कोड के बारे में हो। एक सवाल है कि अब जो है लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन नहीं होंगे तो चेहरा कौन होगा? किसके चेहरे पर जो है आप चुनाव में जाएंगी, क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि चुनाव का आजकल परिप्रेक्ष्य ही बदल गया है। आपको एक चेहरा चाहिए। क्यों एक चेहरा चाहिए? आपको मुद्दे चाहिए, आपको चेहरे की जरूरत नहीं है। हमारा झारखंड का हर एक व्यक्ति, हर एक जनमानस आज मुद्दों की बात करना चाहता है, पूरा देश मुद्दों की बात करना चाहता है, लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों की बात नहीं करना चाहता, ये सिर्फ चेहरे की बात करना चाहता। आप जब फुर्सत के पलों में होती हैं तो गीत संगीत या किताबें पढ़ना या कोई फिल्म देखने की आपकी कोई इच्छा होती है? अभी तो फिलहाल जो राजनीतिक गहमा गहमी है, लेकिन जो फुर्सत के पल होते हैं, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है कि आप जो है हेमंत जी के साथ कभी थिएटर में दिखाई दी थी, वो प्रकाश झा का जो कुछ कार्यक्रम था, तो वहाँ कुछ चर्चा चल रही थी फिल्मों की। वो तो देखिए, क्या मैं आपको बोलूं कि अब वैसी जिंदगी अब नहीं रही। और जो भी अब समय मिलता है, पहले की जिंदगी तो एकदम अलग थी मेरी। अब अगर मैं कहूँ तो जो भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, वो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ बिताऊं। तो हमने आपसे काफ़ी बातचीत की, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, आपकी शख्सियत की, आपकी पर्सनालिटी के हर पक्ष को जो है जानने की कोशिश की। तो अगली बार हम किसी और शख्सियत के साथ होंगे। इस इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कल्पना सोरेन जो मल्टी टास्कर के तौर पे आगे आई हैं, विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं, उनको कामयाबी मिले। कैमरामैन संत के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 रांची। अब मेरे सामने में जो भी खड़ा होगा वो मेरा प्रतिद्वंदी है, वो सब खत्म होने वाला।